हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज का हमारा जो वीडियो है, रेलवे में जो बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है फिलहाल में, वो है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। अभी फिलहाल में 2024 में रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है, जिसके फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एक तरीके से सिलेक्शन दिलाने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। यदि आप रेलवे में इसी भर्ती में कांस्टेबल बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ लास्ट तक जरूर देखें। लगभग 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम इस वीडियो में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम किसी विशेष प्रकार के पब्लिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे कि चलो किसी पब्लिकेशन की किताबों को प्रमोट करने का काम करें, ऐसा नहीं करने वाले। यहाँ पर हम आपको उन किताबों को के बारे में बताने वाले हैं जो कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करती हैं और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जीके की कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूं जहां से 2018 वाली भर्ती में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आए हैं। और उस किताब को पढ़कर बहुत सारे कैंडिडेटों ने जीके में बहुत बेहतरीन स्कोर किया है। वो आज फिलहाल में रेलवे में कांस्टेबल के पद पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे रीजनिंग और मैथ की कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में। यदि आप उन किताबों से रीजनिंग और मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो 100% बहुत ही बेहतरीन स्कोर करोगे। तो ओवरऑल बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे कांस्टेबल के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर भी करती हैं और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। और इन्हीं किताबों को पढ़कर 2018 वाली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेटों ने बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने वाले हैं। जैसे सीबीटी कब होगा, कैसे होगा, उसके बाद पीईटी कैसे होगा, पीएमटी कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, कितना गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, कितना गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, इन सभी के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या चाहिए, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बन जाएंगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। तो ओवरऑल आपके हर एक क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल हम इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे की जो 2018 में कांस्टेबल की भर्ती निकली थी उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो रेलवे में कांस्टेबल बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, 2018 वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इन सभी को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में ये जो कांस्टेबल की भर्ती है वो लेवल 3 में आती है। ठीक है, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है और आपका जो बेसिक पे है उसकी शुरुआत होने वाली है 21,700 रुपए से। ये इसकी मोटी मोटी बेसिक जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले कंडीशन ये है कि आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि आप SSLC, ठीक है, या मैट्रिक्स फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास कर रखी हो। यदि आपने 10th पास कर रखी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% एलिजिबल है
फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, 10th में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यदि आपने 10th फिक्स मार्क्स से भी पास किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सर हम अपेयरिंग में हैं, जैसे आगामी समय में हम 10th का एग्जाम देने वाले हैं और हमारी एज हो चुकी है, तो क्या हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10th पास हो चुका है। ठीक है, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट में भी छूट मिली है। जैसे आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट के क्राइटेरिया में भी छूट मिली है, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट है। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों की बिल्कुल सेम एज है। यहाँ पर फीमेल को कोई स्पेशल तरीके का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एज लिमिट का और क्वालिफिकेशन का जो सिस्टम था वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो आपको यहाँ पर एग्जाम होगा जो CBT होगा, उसमें टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो 120 क्वेश्चनों को आपको टोटल 90 मिनट में कंप्लीट करना होगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपका CBT होगा ना, उसमें यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 35% मार्क्स लेके आना है। यदि आप OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको कम से कम 35% मार्क्स लेके आना है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर CBT में 30% मार्क्स लेकर आना है। ये यहाँ पर बिल्कुल कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, आपका जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो उसमें यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो 1/3 रहने वाली है। मतलब यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है उसको गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, सपोज डेट आपने टोटल 9 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 3 नंबर कट जाएंगे, मतलब 3 सही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपके सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसके बेस पर आपका यहाँ पर फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी फीस 500 रुपये रहने वाली है। SC ST या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल है तो आपकी जो फीस है यहाँ पर 250 रुपये रहने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके बारे में, कि फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्या कैसे होना चाहिए। देखो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यदि मेल हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप SC ST से मेल है तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप SC ST से फीमेल है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ स्पेशल एरियाज है जहां पर इनके लिए स्पेशल तरीके से मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम चेस्ट के बारे में बात करें, ध्यान रखना जो चेस्ट वो केवल मेल का लिया जाता है, चेस्ट का मेजरमेंट फीमेल का नहीं लिया जाता। तो यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट वो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फुलाने के बाद वो 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए।
यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट बिना फुलाए हुए 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल तरीके से जो स्पेशल एरिया उसके लिए मेंशन किया गया है। तो फिजिकल मेजरमेंट के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, यदि आप इस फिजिकल मेजरमेंट के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हो तो ही आप इसकी तैयारी करना। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्त तरीके से आज से रिटन एग्जाम में लग गए, रिटन एग्जाम की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया, बाद में आपको पता चल रहा है कि आपको हाइट में निकाल दिया गया या चेस्ट में निकाल दिया गया, ठीक है। यदि आपकी हाइट इससे कम है ना तो आप तैयारी मत करना, ठीक है। आपकी चेस्ट इससे कम है और आपको लगता है कि आप चेस्ट को बढ़ा लोगे तो आप तैयारी करना, और आपको लगता है कि चेस्ट नहीं बढ़ पाएगी तो आप तैयारी मत करना, ठीक है। चेस्ट में बढ़ाव हो जाता है, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो चेस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपकी हाइट है इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बार हाइट तो जरूर माप कर देख लेना अपनी, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। देखो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे आपका CBT होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जितनी वैकेंसियां होंगी उसके 10 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसियां हैं उसके 10 गुना कैंडिडेटों को। जैसे सपोज डेट 4000 वैकेंसियां हैं तो CBT का जो एग्जाम वो 40,000 कैंडिडेटों का पास किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4000 भर्तियां हैं, इसके 10 गुना कैंडिडेटों का CBT पास किया जाएगा जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 गुना कैंडिडेटों का CBT पास होगा जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमें केवल 10 गुना में शामिल नहीं होना, हमें फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मेंशन है और इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखो कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों का रेस का सिस्टम लिखा हुआ है। यदि आप ध्यान से सुनना, यदि आप मेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है उसको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। यदि आप फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 800 मीटर की रेस को 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप के बारे में बात करें, यदि आप मेल हो तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है और यदि आप फीमेल हो तो आपको 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप के बारे में बात करें, यदि आप मेल हो तो आपको 4 फीट की हाई जंप लगानी है और यदि आप फीमेल हो तो आपको 3 फीट की हाई जंप लगानी है। देखो ये वाला जो मेजरमेंट है ना, इसको आप बहुत आसानी से कवर कर लोगे रिटन एग्जाम पास करने के बाद में, ठीक है। आपको अपना जो फिजिकल मेजरमेंट है वो पहले देख लेना है। हाइट आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट ठीक है तो आपको जबरदस्त तरीके से CBT के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है। जब आपका CBT क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इतना प्रॉपर वे में टाइम दिया जाएगा कि आप रेस की, लॉन्ग जंप की, हाई जंप की प्रॉपर वे में तैयारी कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी अलग लिखा हुआ है जो हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया था उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। पे स्केल वगैरह कितना होता है इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। एज लिमिट का जो छूट वगैरह उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में, कि आपका रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे जिसको हम CBT बोल रहे हैं। ध्यान रखना टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, मतलब टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा इन 120 क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसको हम समझ लेते हैं एक बार कि आपका सिलेबस कैसे रहेगा। देखो आपको सिलेबस में यहाँ पर टोटल 3 सेशन रहने वाले हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस का जिसको हम GK भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके टोटल 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। GK 50 नंबर का होगा जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का होगा। और आपकी जो रीजनिंग है उसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का, ठीक है। मतलब GK 50 नंबर का, मैथ 35 नंबर का और रीजनिंग 35 नंबर का, ठीक है। GK के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर किसका, GK वाले का,
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 50 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है AIR 2 के साथ, ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ। ठीक है, वो भी एक बहुत ही टफ कंपटीशन का एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, उसमें मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है सेकंड रैंक के साथ। मैं मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। देखो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो। आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए, और आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि यदि वहां से कोई क्वेश्चन बने ना, वो आपका कभी गलत ना हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे आज ये किताब पढ़ रहे हैं, उनका दोस्त कोई दूसरी किताब पढ़ रहा है, वो तुरंत वो किताब खरीद लेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर तीसरी किताब पढ़ेंगे, फिर चौथी पढ़ेंगे, फिर पांचवी पढ़ेंगे। मतलब उन्होंने किताब बहुत पढ़ ली, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत किया उन्होंने, लेकिन कितना याद है कोई पता नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन आप जो पढ़ो ना, उसको इस तरीके से पढ़ो कि यदि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए ना, वो आपका कभी भी गलत ना हो। ये आपको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। तो देखो जीके के लिए ल्यूसेंट की जो किताब है वो सफिशियंट है, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने यूट्यूब पर सर्वे देखा है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे उन लोगों के जिन्होंने 2018 में रेलवे में कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया, भाई उन्होंने ल्यूसेंट को जबरदस्त तरीके से घोट के पिया है। तो सबसे पहले तो आप ल्यूसेंट को जबरदस्त तरीके से रट दो अच्छे तरीके से। जब आपकी ल्यूसेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्पीडी के रेलवे के पुराने जीके के स्पीडी रेलवे के जितने भी पहले पेपर हो चुके, तो स्पीडी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसने क्या किया है कि रेलवे के एग्जामों में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को एक जगह कंबाइन कर दिया, एक जगह सेट कर दिया वन लाइनर टाइप से। ठीक है, जिसमें टोटल 31 सालों के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो फिर जब आपकी ल्यूसेंट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए ना, तो आप ये किताब खरीद लेना जिसमें रेलवे के पुराने एग्जामों के जीके के क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको अच्छे तरीके से रट देना। ठीक है भाई, जीके के लिए 2 सफिशियंट है, एक ल्यूसेंट को रट दो और दूसरा इस किताब को रट दो स्पीडी की। ठीक है, किरण की भी आती है, किरण की लेना चाहो किरण की ले लो, स्पीडी की लेना ले लो चाहे, लेकिन रेलवे के प्रीवियस पेपर होने चाहिए जीके के। ठीक है, और कोशिश करो जितने ज़्यादा हो उतना ही ठीक होगा। उसके बाद में आती है मैथ की बात। देखो मैथ के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन यदि मैं रेलवे के अकॉर्डिंग देखूं तो जो राकेश यादव की किताब है वो भी एक बहुत बेहतरीन किताब है। अब यदि देखो आप कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से बैच ले रहे हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लेते हो, तो कॉन्सेप्ट वो टीचर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी प्रैक्टिस की। तो यदि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किरण पब्लिकेशन ने रेलवे के अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें जो मैथ के क्वेश्चन आए ना, उन सभी को एक किताब में इकट्ठा किया है। आप ये किताब खरीदो, और इस किताब में मैथ के वो सभी क्वेश्चन हैं जो रेलवे के इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में आए हुए हैं। तो और वो भी चैप्टर वाइज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में आए हुए उनको अच्छे तरीके से सोल्व करो। जब ये किताब आपकी अच्छे तरीके से सोल्व हो जाए तो फिर आप राकेश यादव की जो 7300 प्लस क्वेश्चन की जो किताब है इसको सोल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात आए, देखो रीजनिंग में यदि आपका बिल्कुल खराब है रीजनिंग, तो आप कोई सी भी रीजनिंग की किताब खरीद सकते हो। और यदि आपको लगता है कि रीजनिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो किरण पब्लिकेशन ने रेलवे के अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी कंबाइन एक किताब निकाली है चैप्टर वाइज तरीके से, ये किताब खरीदो। इस किताब में रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया गया। आप यहाँ से जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। ठीक है, तो आपके बहुत ही सही लेवल के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब आप इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दो, ठीक है, इन सभी को 4-5 बार पढ़ दो, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, जब आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए तो उसके बाद से आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो मॉक टेस्ट, जहां पर आपको ठीक लगे।
रेगुलर एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो जब आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार कवर हो जाए। और मॉक टेस्ट में आप उन क्वेश्चनों पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करो जो आपको नहीं आ रहे हैं। सपोज दैट आपको कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लो, ठीक है। कोई जीके का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लो। कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लो, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप अलग से नोट करो और फिर उनकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये वाला जो सीन है ना, रेगुलर एक मॉक टेस्ट सोल्व करने का, ये आपको आपके स्कोर को इंक्रीज करने में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। जब आप रेगुलर पर डे एक मॉक टेस्ट सोल्व करोगे तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा मैथ का टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार है, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा बहुत ठीक है, जीके का कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा ठीक है। और फिर जो कमजोर टॉपिक है उनके ऊपर आप जबरदस्त तरीके से फोकस करो, ठीक है। तो जब आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार या दो बार अच्छे से कवर हो जाए तो उसके बाद से आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। जब आपकी थोड़ी सही स्कोर होने लग जाए, आपकी थोड़ी और अच्छी तैयारी हो जाए, तो फिर आप दिन के 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और वहां पर कोशिश करो उन क्वेश्चनों को बाहर निकालने की जो आपको नहीं आते हैं, उन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से दोबारा सोल्व करने की जिन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो 100% आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। यदि आप रेलवे में कांस्टेबल बनते हो ना, तो आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है ना, वो रहने वाली है लगभग 44,231 रुपए पहले महीने की नेट सैलरी, ठीक है। और आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी रहेगी ना, वो रहेगी 47,746 रुपए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारा सब कुछ मेंशन कर दिया। आपके पहले महीने का बेसिक पे 21,700 रहेगा। डीए फिलहाल में 46% है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक कम से कम 50% हो जाएगा। तो 10,850 रुपए आपका डीए बन जाएगा। 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर लो। एचआरए कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है। यदि गांव में होगी तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में होगी तो आपको 27% एचआरए मिलेगा और बीच के शहरों में आपको 18% मिलेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3600 रुपये मिलेंगे। डी ऑन टी आपका 1800 रुपये रहेगा। राशन मनी के 3937 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एनपीएस के तौर पर 3255 रुपये कट जाएंगे। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के 30 रुपये कट जाएंगे। स्कीम सी के 230 रुपये कट जाएंगे। टोटल 3515 रुपये की कटौती हो जाएगी और आपके पहले महीने अकाउंट में कम से कम 44,000 रुपये की सैलरी आएगी। कितनी? कम से कम 44,000 रुपये की। और आपके पहले महीने की कम से कम ग्रोस सैलरी बनेगी 47,746 रुपये की। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।